हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर। हम 11th केमिस्ट्री और नीट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या और प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अपना टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। जैसा कि हमें पता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोक्षय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है अर्थात उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, जबकि अपचयन में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उसके ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑक्सीकरण और अपचयन देखेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करके डिसाइड करेंगे ताकि हमें ज्ञात करने में दिक्कत नहीं हो और ऑक्सीकरण और अपचयन को हम आसानी से पहचान सके। रेडॉक्स रिएक्शन के प्रकार में हम नंबर फर्स्ट ले रहे हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है, लेकिन वहां पर एग्जाम्पल हो के वही एग्जाम्पल हम यहां लेंगे, लेकिन यहां हम देखेंगे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, लेकिन वहां हमने देखा था कौन जुड़ रहा है, कौन निकल रहा है, कौन किसको विस्थापित कर रहा है। यहां हम देखेंगे कि इन रिएक्शन में ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, अपचयन कैसे हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो, अगर हम लिखना चाहें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, मिलकर एकल उत्पाद देते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और हमें सिंगल प्रोडक्ट देंगे। जैसे अगर हम बात करें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और हमें गैस मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, यहां पर जो कार्बन है ये अकेला है, इसका ऑक्सीकरण शून्य, ऑक्सीजन भी अकेला है, ऑक्सीकरण शून्य। अब ये जो CO2 है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण है -2, ऑक्साइड है। कार्बन का कितना होगा? कार्बन का हो जाएगा X प्लस 2 ऑक्सीजन का -4, टोटल 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का
4। तो कार्बन 0 से जा रहा है +4 में, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन 0 से जा रहा है -2 में, 0 से -2 में कमी होगी या वृद्धि होगी, कमी होगी। तो कमी होगी तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचय। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है जिसमें कार्बन का ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर हमें देता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैग्नीशियम अकेला है 0, क्लोरीन अकेला है 0। यहाँ क्लोरीन क्लोराइड के रूप में है -1 और मैग्नीशियम दूसरे वर्ग की धातु है, इसका कितना होगा, +2। तो मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, तो मैग्नीशियम का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्लोरीन 0 से -1, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचय। तो यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद दे रहे हैं, लेकिन अच्छा इसको 2 से गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है, बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोरीन दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद MgCl2 दे रहे हैं, लेकिन ये साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी है, ये हमने देखा। एक रिएक्शन और ले रहे हैं, मेथेन गैस का दहन। जब मेथेन गैस का दहन होता है तो मेथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में देती है जल H2O। अब यहाँ अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन X प्लस 4 हाइड्रोजन का +4 टोटल 0, तो X बराबर क्या है, +4। तो कार्बन यहाँ है +4, ऑक्सीजन है 0। अब यहाँ देखो कार्बन, सॉरी +4 नहीं होगा, ये X +4 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ कार्बन क्या है, -4। यहाँ देखो कार्बन X प्लस 2 ऑक्सीजन का -4 टोटल 0, तो X बराबर +4, यहाँ क्या है, +4। और यहाँ H +1 और ऑक्सीजन -2। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो, ऑक्सीजन हो जाएगी 4, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है ये -4 से +4 हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, तो यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जो ऑक्सीजन है ये 0 से जा रहा है -2, ऑक्सीकरण अंक में कमी, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचय। तो हम देख रहे हैं कि जो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। दूसरी जो रिएक्शन है वो हम ले रहे हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन मतलब टूटना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है, उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया जल का अपघटन H2O, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन मिलती है। यहां अगर हम देखें तो H2O में जो हाइड्रोजन है ये +1 है
और ऑक्सीजन है -2, यहाँ अकेला है तो 0, ये भी अकेला है तो 0। तो हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है तो अब चेन। ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है तो वृद्धि हुई ना, कोई कमी हुई, कमी कैसे हुई? -2 से 0 जा रहा है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए या त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी अपचयन और वृद्धि ऑक्सीकरण। और एग्जांपल लेते हैं, देखो इन रिएक्शंस के, यहां ले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड KClO3, ये टूट कर देता है KCl और साथ देता है ऑक्सीजन, बैलेंस करने के लिए 2 2 3। अब यहां देखो, यहां क्लोरीन की बात करते हैं तो पोटेशियम का +1, क्लोरीन का X प्लस 3 ऑक्सीजन, A का -2 तो 3 का -6, -6 में से प्लस रह गया, माइनस के 5, टोटल 0, तो X बराबर +5, तो यहाँ क्लोरीन का है +5, ठीक है। ऑक्सीजन तो ऑक्साइड ही है, ऑक्सीजन का -2, यहाँ क्लोरीन का कितना है, सॉरी पोटेशियम का +1 है और क्लोरीन का -1 और यहाँ ऑक्सीजन का 0। तो क्लोरीन देखो यहाँ +5 है और यहाँ है -1, +5 से -1, ऑक्सीजन संख्या में कमी, यानी यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन का अपचय। ऑक्सीजन यहाँ -2 था ऑक्साइड के रूप में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते इसका 0 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में सॉरी वृद्धि, वृद्धि तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानने के लिए हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना आना चाहिए। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैप्टर का शुरू से वीडियो देखें और फिर ऑक्सीकरण अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं वो पहले समझे, उसके बाद इस वीडियो पर आए। तो यहाँ पर क्लोरीन +5 से -1 हो रहा है, ऑक्सीजन संख्या में कमी तो अपचयन, और ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब ये भी होता है कि हमेशा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट दें तो ये देता है कैल्शियम का ऑक्साइड और साथ देता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां कैल्शियम +2 है, यहां भी कैल्शियम +2 है, यहां ऑक्सीजन -2 है, यहां ऑक्सीजन -2 है, यहां भी -2 है। यहां पर जो कार्बन है ये +4 है और यहां पर कार्बन भी क्या है, +4। तो यहाँ ना तो किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है और ना ही किसी का अपचय। तो ये हालांकि अपघटन अभिक्रिया है लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये हमेशा संभव नहीं है कि सदैव वियोजन या अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन हो। कई बार ऐसा भी होता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ये हमने ले ली 2 प्रकार की अभिक्रियाएं। अब मैं ले रहा हूं नंबर 3 रिएक्शन और वो है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या आयन दूसरे यौगिक से तत्व या आयन को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व या आयन दूसरे यौगिक के तत्व या आयन को विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया
कहलाती है। तो यहां क्या हो रहा है, किसी एक यौगिक का तत्व या आयन दूसरे यौगिक के तत्व या आयन को विस्थापित कर देता है, अर्थात खुद उसकी जगह जाके जुड़ जाएगा, उसको उसके यौगिक से हटा देगा। इसको हम यूं कह सकते हैं कि सपोज करो ये कोई बंदा है ए, नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूं, ये बंदा है बी और इसके साथ जुड़ा हुआ है सी। अब ये ए क्या करता है, ये आ जाता है बी की जगह और बी को कहेगा तो चल बाहर चल, तो क्या हो जाएगा, ए आ गया बी की जगह, सी तो वही था और बी कहां चला गया अलग। यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है, कोई तत्व या आयन दूसरे तत्व या आयन की जगह ले लेता है। जैसे मान लो क्लास में कोई बच्चा बैठा है, कोई बच्चा शरारत कर रहा है पीछे बैठा है, तो उसको कहेंगे तो आगे आ जा, और किसी आगे वाले बच्चों को कहेंगे तो पीछे चला जा। या दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो जो बात कर रहे हैं उस बच्चों को कहेंगे तो बीच में से उठ, इस लाइन में चला जा। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को उठाकर इस साइड भेज दिया और इस साइड वाले बच्चे को बिठाकर इस साइड भेज दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की जगह चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी तत्व और आयन की जगह चेंज होती है। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली है धातु विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, धातु विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे Zn जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलीन में डुबोने पर हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और साथ हमें क्या मिलती है, कॉपर धातु। यहां पर जिंक अकेला है 0, यहां पर कॉपर अकेला है 0। अब देखो ये जो Cu है इसका ऑक्सीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या कहेंगे, Cu को मान लिया X प्लस सल्फेट पूरा का पूरा आयन है जिस पर चार्ज होता है -2, टोटल 0, तो उस तरफ जाएंगे क्या हो जाएगा +2। ऐसे यहाँ जिंक भी क्या है +2। तो जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कॉपर +2 से 0, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, अपचय। तो यहाँ पर जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है और इसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही हम ले रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम क्रोमियम को हटा देगा और बना लेगा Al2O3, क्रोमियम हो जाएगी अलग, ये हो गया अलग क्रोमियम। बैलेंस करने के लिए देखो एल्यूमिनियम 2 है, ये 2, क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन 3, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2। यहाँ एल्यूमिनियम अकेला 0, क्रोमियम अकेला 0। यहाँ क्रोमियम का देखो 2 क्रोमियम 2x प्लस 3 ऑक्सीजन, a का -2 3 का -6, टोटल 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा +6, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ क्रोमियम है +3 और ऐसे यहाँ एल्यूमिनियम भी क्या है +3। कैसे, 2 एल्यूमिनियम 2x प्लस 3 ऑक्सीजन -6, टोटल 0। तो 2x बराबर -6 उस तरफ जाएंगे +6, तो x बराबर +3। तो यहाँ जो क्रोमियम है ये +3 से कहां जा रहा है, 0। तो +3 से 0 जा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में कमी हुई, और ऑक्सीजन संख्या में कमी तो क्या हो रहा है, यहाँ क्रोमियम का अपचयन। और एल्यूमिनियम 0 से +3 वृद्धि, वृद्धि तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब धातु विस्थापन में कौन सी धातु किसको विस्थापित करती है, ये हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी की सहायता से, जिसमें विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है, लेकिन नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे अगर जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। दूसरी जो रिएक्शन है वो है, और एग्जांपल ले लेते हैं धातु विस्थापन के, जैसे Cu
प्लस AgNO3, ये मिलकर बना रहे हैं कॉपर नाइट्रेट और साथ में दे रहे हैं सिल्वर धातु, 2 से गुणा कर लेते हैं। यहां पर कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट। विस्थापित का मतलब है कॉपर Ag की जगह आ गया और Ag चला गया बाहर। अब देखो यहां कॉपर अकेला है 0, सिल्वर अकेला है 0। अब यहां सिल्वर का ऑक्सीकरण X प्लस नाइट्रेट पूरा आयन है जिस पर चार्ज होता है -1, तो X बराबर +1। तो यहाँ कॉपर का कितना हो जाएगा, +2। क्यों, क्योंकि 2 नाइट्रेट का -2 ये उदासीन है, तो कॉपर का +2। कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि, वृद्धि, तो क्या होगा कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण। दूसरा सिल्वर +1 से 0, ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि, कमी, और कमी होगी तो क्या होगा, अपचय। तो ये हमने विस्थापन अभिक्रिया का पहला टाइप पढ़ लिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं और वो है अधातु विस्थापन। देखो ये क्या होगा, तो हम ले रहे हैं विस्थापन का सेकंड टाइप, अधातु विस्थापन अभिक्रिया। वह धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, वह जल व अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। क्योंकि हाइड्रोजन एक अधातु है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अधातु विस्थापन कहते हैं। देखो जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील का सीधा मतलब है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, और जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे वो कम क्रियाशील। तो जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हो वो जल व अम्लों से हाइड्रोजन का किसके रूप में, H2 के रूप में विस्थापन कर देती है। देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जल के साथ रिएक्शन की। तो कुछ धातुएं ऐसी है जो अधिक क्रियाशील होती है, अब अधातु विस्थापन में धातु अधातु का विस्थापन कर सकता है या एक अधातु दूसरे अधातु का विस्थापन कर सकता है। तो अधिक क्रियाशील जो धातुएं हैं ये ठंडे जल से क्रिया कर लेती है। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कैल्शियम है, अधिक क्रियाशील है, तो ये जल से क्रिया कर लेगी ठंडे जल से ही, और यहां से हाइड्रोजन को हटा देगी और क्या बना लेगी, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2। हाइड्रोजन 4 है, 2 से गुणा कर देते। यहां पर कैल्शियम अकेला 0, हाइड्रोजन अकेला 0, यहां पर हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, यहां पर कैल्शियम +2। कैसे, क्योंकि OH एक हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है -2, तो कैल्शियम का X प्लस 2 हाइड्रोक्साइड का -2, टोटल 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा, +2। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, -2। तो देखो कैल्शियम जा रहा है 0 से +2, तो यहाँ क्या हो रहा है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से क्या वृद्धि, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जो है ये जा रहा है +1 से 0, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, अपचयन, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन।
एक और ले लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम भी ठंडे जल से क्रिया कर लेगा और बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हमें दे देगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा क्या, ऑक्सीजन को 2 से। तो अब ऑक्सीजन हो गई 2 तो 2 से। सोडियम अकेला 0, हाइड्रोजन अकेला 0, यहाँ हाइड्रोजन +1 और यहाँ सोडियम +1। ऑक्सीजन यहाँ भी -2, ऑक्सीजन यहाँ भी -2। तो सोडियम 0 से +1 जा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि, तो क्या हो गया यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो रहा है, अपचय। तो ऐसे हम हर एक रिएक्शन को देख सकते हैं। कम क्रियाशील जो धातुएं होती हैं, ये गर्म जल, ठंडे जल से रिएक्शन नहीं करेगी, गर्म जल या किसी अभिक्रिया करेगी वाष्प से। वाष्प से बोल सकते हैं, भाप से बोल सकते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जल से रिएक्शन कर लेगा, या मैग्नीशियम की जगह हम क्या ले सकते हैं, आयरन ले लो, ये वेनॉन रिएक्शन है। आयरन जल से रिएक्शन करेगा और बना देगा आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 और साथ में कौन सी गैस दे देगा, हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लो, इसको 4 से गुणा कर लो, ऑक्सीजन 6 से, इसको 6 से। अब यहाँ Fe0 अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है 0। अब देखो H2O में H++1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन तो -2 ही है, लेकिन Fe 2 Fe का 2x, आगे तो हमने ऐसे ही गुणा किया है बैलेंस करने के लिए, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 Fe का 2x प्लस 3 ऑक्सीजन का -6, टोटल 0। तो 2x बराबर -6, उस तरफ जाएंगे +6, तो x बराबर 6/2 यानी 3। तो आयरन जा रहा है 0 से +3 में, तो +3 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, तो हाइड्रोजन पे क्या हो रहा है, अपचय। जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती है वो अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है, जैसे जिंक। जिंक की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करें, तो जिंक यहां से हाइड्रोजन को H2 के रूप में निकाल देगा और खुद क्लोरीन से जाके जुड़ जाएगा, बना लेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए 2 से। जिंक अकेला 0, हाइड्रोजन अकेला 0, यहाँ क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, यहाँ जिंक देखो x + 2 क्लोरीन का -2, टोटल 0 यानी +2। तो जिंक 0 से जा रहा है +2, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि। हाइड्रोजन +1 से 0, ऑक्सीजन संख्या में कमी, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अपचय यानी रिडक्शन। और रिएक्शन देख लेते हैं। यदि हम Fe की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं, तो Fe सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देगा और खुद बना लेगा FeSO4। यहाँ आयरन अकेला 0, हाइड्रोजन अकेला 0। ये अकेला अकेला मैं बार बार बोल रहा हूं, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो, सिंगल हो, चाहे एक ही प्रकार, चाहे वो 2 हो, 10 हो या 100 हो, तो ऑक्सीजन संख्या शून्य होती है। यहाँ हाइड्रोजन का +1 और यहाँ Fe का +2, ऐसे X सल्फेट का -2 होता है। तो Fe 0 से +2, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन +1 से 0, ऑक्सीजन संख्या में कमी, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अपचय। तो इन रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि धातु अधातु अर्थात हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है। अब हम ले रहे हैं कि अधातु किस प्रकार अधातु को विस्थापित करेगी। देखो इसका हम ले रहे हैं, जो अधातु है उनकी क्रियाशीलता क्रम ये है, क्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन,
उससे कम ब्रोमीन और उससे कम कौन है, आयोडीन। तो यदि जल में हम क्लोरीन डालें तो क्लोरीन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन घटा देगा या ऑक्सीजन घटाएगा, ये ऑक्सीजन यहां से रिप्लेस कर लेगा और बना लेगा HF और अलग क्या हो जाएगी, O। यहां पर ऑक्सीजन अकेला 0, हाइड्रोजन +1, फ्लोरीन -1, फ्लोरीन अकेला 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो देखो ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, -2 से 0 का मतलब है ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि। तो ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और फ्लोरीन 0 से जा रहा है -1, ऑक्सीजन संख्या में कमी। तो कमी का क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण। और फ्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में कमी यानी अपचयन। ऐसे ही यदि हम पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं या पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर लेगा और बना लेगा KCl। क्लोरीन आ जाएगा Br की जगह और ये निकल जाएगा Br2 के रूप में। ऐसे ही Ki I की जगह आ जाएगा Cl और I2 आ जाएगा अलग। तो यहाँ पर क्लोरीन एक अधातु है जो दूसरी अधातु आयोडीन को विस्थापित कर रहा है। यहाँ क्लोरीन एक अधातु है जो दूसरी अधातु ब्रोमीन को विस्थापित कर रहा है। और इस रिएक्शन में फ्लोरीन एक अधातु है जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन अकेला 0, ब्रोमीन -1, यहाँ क्लोरीन -1 और ब्रोमीन अकेला है तो 0। तो क्लोरीन जा रहा है 0 से -1, ऑक्सीजन संख्या में कमी यानी अपचयन। और ब्रोमीन जा रहा है -1 से 0, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि यानी ऑक्सीकरण। यहाँ आयोडीन -1 के रूप में, क्लोरीन अकेला, यहाँ क्लोरीन -1, आयोडीन 0। तो आयोडाइड -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में कमी यानी क्या हो रहा है, अपचयन। तो विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा कि धातु अधातु को विस्थापित करती है या एक अधातु दूसरे अधातु को विस्थापित करती है। अगली रिएक्शन है नंबर 3 जो है वो है असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व या आयन का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो। अर्थात एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है, अपचयन। उसको हम क्या बोलेंगे, असमानुपातन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन हो, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पेरोक्साइड जो है ये अपघटित होकर देता है वाटर और साथ देता है ऑक्सीजन। बैलेंस के लिए 2 से गुणा, 2 से गुणा। अब ये जो पेरोक्साइड है इसमें हाइड्रोजन तो +1 है, यहाँ ऑक्सीजन 0, यहाँ हाइड्रोजन +1 लेकिन ऑक्सीजन -2। अब देखो यहाँ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का देखो ऑक्सीकरण क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 2x टोटल 0, 2x बराबर ये 2 इस तरफ जाएंगे -2 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, -1। तो ऑक्सीजन -1 से यहाँ जा रही है -2 में, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, कमी। तो ऑक्सीजन जब -1 से -2 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण अंक में कमी, अपचयन। और यही ऑक्सीजन -1 से यहाँ जा रहा है 0, तो -1 से जा रहा है 0, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में
ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ये क्या है, ए समानुपातन अभिक्रिया। एक रिएक्शन और ले रहे हैं और वो है NaOH की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ। ये मिलकर बनाता है सोडियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर लो, बस हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्लोरीन का क्या है 0, यहां पर क्लोरीन का क्या, देखो सोडियम का 1, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का x, टोटल 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 में से प्लस का गया -1 और -1 उस तरफ जाएगा तो +1। तो यहाँ क्लोरीन +1 और यहाँ क्लोरीन -1। तो क्लोरीन जब 0 से +1 में जा रहा है तो वृद्धि, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और यही क्लोरीन जब 0 से -1 जा रहा है तो ऑक्सीजन संख्या में कमी, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचय। तो इन दोनों रिएक्शन में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण में अपचयन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं असमानुपातन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अब एक स्पेशल केस ले लेते हैं छोटा सा। और वो स्पेशल केस है युद्धक्रम अनुपातिक विभाजन। देखो ये क्या है, यदि दो भिन्न ऑक्सीकरण अंक वाले पदार्थ मिलकर एक ही ऑक्सीकरण अंक वाला पदार्थ बनाते हैं तो इसे युद्धक्रम अनुपातिक विभाजन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अंक वाले पदार्थ मिलकर समान ऑक्सीकरण अंक वाला पदार्थ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं युद्धक्रम अनुपातिक विभाजन। जैसे Ag+2 और Ag, ये दोनों मिलकर एक पदार्थ देते हैं Ag और ये 2 है, इस पर ऑक्सीजन अंक कितना है, 0। तो यहाँ पर जो Ag है इसका ऑक्सीजन अंक है +2, ये Ag है इसका ऑक्सीजन अंक है 0। इन दोनों की ऑक्सीजन संख्या भिन्न है, लेकिन जब ये मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो इसमें सिल्वर की ऑक्सीजन संख्या क्या है, 1। तो यहाँ पर भिन्न ऑक्सीजन अंक वाले सिल्वर मिलकर समान ऑक्सीजन अंक वाले सिल्वर देते हैं जिसका ऑक्सीजन अंक है प्लस। इसमें क्या हो रहा है, दोनों सिल्वर के ऑक्सीजन अंक समान नहीं है, इसकी +2 इसकी 0, तो दोनों की ऑक्सीजन अंक भिन्न भिन्न है, लेकिन ये मिलकर समान ऑक्सीजन वाला पदार्थ दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, युद्धक्रम अनुपातिक विभाजन। क्योंकि इसमें जो पदार्थ बन रहा है इसमें दो जो पदार्थ मिले थे उन दोनों का ऑक्सीजन अंक समान है। यहाँ पर Ag+2 है, ये 0 है, भिन्न ऑक्सीकरण अंक वाले पदार्थ मिल रहे हैं, लेकिन जो पदार्थ बन रहा है इसमें दोनों पदार्थों का ऑक्सीकरण अंक समान है, दोनों का कितना है, +1। तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार समाप्त होते हैं। यहाँ पर हमने योगात्मक वियोजन अभिक्रिया, योगात्मक और संयोजन अभिक्रिया, सेकंड वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, थर्ड विस्थापन अभिक्रिया और फोर्थ असमानुपातन अभिक्रियाओं को डिटेल से पढ़ लिया था। और यहाँ पर हमने देखा कि इन रिएक्शन में किस प्रकार एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इनमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और इनमें अपचयन भी हो रहा है। इसके बाद अगले वीडियो में हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना पढ़ेंगे। मेरे जो वीडियो मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।